नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको जीवन कौशल से संबंधित 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। बड़ा धमाका छोटे पैक में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि कम समय में आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी बुक्स का निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। 120 प्रश्न आप एक ही वीडियो में देख पाएंगे और साथ में जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। 20 से 25 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा। कल एक और वीडियो हमने अपलोड किया था शिक्षण कौशल से संबंधित 230 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जहां तक मुझे लगता है आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो भी 47 मिनट में मैंने समाप्त कर दिया था। टोटल 230 प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? तो वो जो शिक्षा पद्धति है दोस्तों वो है जीवन कौशल। याद रखिएगा, जीवन कौशल शिक्षा पद्धति आवश्यक है। शिक्षा सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है? देखिए यहाँ पर किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उन्होंने? दो। कौन सी? जीवन और मृत्यु। याद रखिएगा, दो कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जीवन और मृत्यु। वहाँ कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? तो वो है पुनर्बलन प्रभाव। किस नीति ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया गया? तो ये दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986। इंग्लैंड के किस शिक्षा दार्शनिक ने व्यक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है? किसने बताया है? कौन से दार्शनिक ने बताया है इंग्लैंड के? तो वो है टीपी नन। याद रखिएगा, टीपी नन ने व्यक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है। शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? तो ये दिया है जॉन डीवी ने। याद रखिएगा, शिक्षा में जो सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है वो जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है? तो इस शिक्षा के द्वारा होता है राष्ट्रीय चेतना का विकास। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? तो ये ड्रकर ने कहा है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो ये सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति। अभिवृद्धि का समान अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, अभिवृद्धि का समान अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है सोचने की क्षमता। बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कौन करता है? तो बालक का जो सामाजिकरण सबसे पहले करता है वो परिवार करता है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रयोग किया था यूनेस्को ने। याद रखिएगा, ओपन एजुकेशन रिसोर्स शब्द का पहला प्रयोग यूनेस्को द्वारा किया गया। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज शब्द का पहला इस्तेमाल कब हुआ था? हम यहाँ पर बताना है कि इसका इस्तेमाल कब हुआ था। तो 2000 में हुआ था। विद्यालय किस प्रकार का वातावरण निर्माण करता है? तो यह है विशिष्ट वातावरण। याद रखिएगा, विद्यालय विशिष्ट वातावरण निर्माण करता है। राज्य की सर्वोत्तम सत्ता को क्या कहा जाता है? तो वो प्रभु सत्ता कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्य की सर्वोत्तम सत्ता को प्रभु सत्ता कहा जाता है। क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 2 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, क्षेत्र के आधार पर जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आदर्श नागरिकता सिद्धांत किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। आदर्श नागरिकता सिद्धांत, याद रखिएगा, ये बेसिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। बेसिक शिक्षा बच्चों को, चाहे वह नगरों के हो या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कथन है। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? आप सभी को पता है 14 प्रकार की बताई है। सभी को 100% जो विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को पता है कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, लेकिन कौन कौन सी बताई हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पलायन, युत्सा, निवृत्ति, पुत्र कामना, शरणागत, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा, दीनता, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनान्वेषण, संग्रह, रचना और हास्य। ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं मैकडूगल के
अनुसार। सहानुभूति के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर जो सहानुभूति के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निष्क्रिय सहानुभूति और दूसरा होता है सक्रिय सहानुभूति। याद रखिएगा, सहानुभूति के दो प्रकार होते हैं, एक निष्क्रिय सहानुभूति और दूसरा सक्रिय सहानुभूति। सहानुभूति दूसरों की संवेदना और संवेग को केवल देख लेने पर अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये ड्रीवर के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रेरणा को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पर प्रेरणा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। दो वर्ग कौन कौन से? एक तो आंतरिक प्रेरणा और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। याद रखिएगा, प्रेरणा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये गुड महोदय के द्वारा दिया गया कथन है। व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार है? तो यहाँ पर जो व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। पहला है वर्णनात्मक नैतिकता और दूसरा है प्रमाणित नैतिकता। याद रखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जब भी आप फुर्सत में रहें तब आपको एक बार इनको और पढ़ लेना है। शिक्षा में कौन सी नैतिकता पाई जाती है? तो शिक्षा में जो नैतिकता पाई जाती है वो वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। व्यक्तित्व का मूल्य आधारित विभाजन किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्पेंजर ने किया था। याद रखिएगा, व्यक्तित्व का मूल्य आधारित विभाजन स्पेंजर द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये दिया था ब्रूम ने। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम के द्वारा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यहाँ परिभाषा किसकी? ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यहाँ परिभाषा थॉमसन के द्वारा दी गई है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रकार की मांगे बताई हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने 5 प्रकार की मांगे बताई हैं मैस्लो ने अपने सिद्धांत में। याद रखिएगा, फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? तो यहाँ पर देखिए, एक तो मृत्यु इच्छा और जीवन इच्छा। मैंने आपको बताया था इनके दो प्रकार है, मृत्यु और जीवन। तो यहाँ पर फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? तो इन्होंने थेनाटोस कहा है मृत्यु इच्छा को, और जीवन इच्छा को इन्होंने एरोस कहा है। याद रखिएगा, दोनों को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को थेनाटोस कहा है और फ्रायड ने जीवन इच्छा को इरोस कहा है। इन दोनों को ध्यान में रखना है। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है इसके लेखक कौन है? तो ये है सीयर्स। अध्यापक द्वारा किसी छात्र की गई प्रशंसा को क्या माना गया है? तो ये पुरस्कार माना गया है। अध्यापक द्वारा किसी छात्र की जो प्रशंसा की गई है उसे पुरस्कार माना गया है। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये हरलोक का कथन है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? तो ये नवीन परिस्थितियों में हो जाता है। याद रखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है। विद्यालय के संदर्भ में दंड कितने प्रकार का होता है? तो दंड 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, एक तो शारीरिक दंड और एक आर्थिक दंड। याद रखिएगा, विद्यालय के संदर्भ में दंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है आर्थिक। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कितने घटक हैं? तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं? 4 बताए हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, प्रणोद या चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपन और प्रेरक। ये 4 घटक बताए हैं अभिप्रेरणा के, तो इन चारों घटकों को आपको याद कर लेना है। अभिवृत्ति के कितने घटक? यहाँ पर देखिए, अभी हमने जाना कि अभिप्रेरणा के 4 घटक है और अभिवृत्ति के कितने घटक है? यहाँ पर 3 है। कौन कौन से? विचारपरक घटक है, सावेगिक घटक और क्रियात्मक घटक। याद रखिएगा, अभिवृत्ति के 3 घटक है, विचारपरक घटक, सावेगिक घटक और क्रियात्मक घटक। इन तीनों घटकों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। परामर्श प्रदान करने की कितनी विधियां हैं? यहाँ पर देखिए, परामर्श प्रदान करने की विधियों के बारे में पूछा गया है, कितनी है? तो वो है 2। अब 2 कौन कौन सी है? व्यक्तिगत परामर्श और समूह परामर्श। याद रखिएगा इन दोनों विधियों को। अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का साधन क्या है? तो यह है दंड। याद रखिएगा, अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का साधन दंड है। मानव जीवन का आधार क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव जीवन का जो आधार है
वो व्यवसाय होगा। प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम इसे पुरस्कार वर्ग में रखेंगे। याद रखिएगा, मूल्य वहाँ है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यहाँ कथन किसका है? तो ये अर्बन का है। याद रखिएगा, मूल्य वहाँ है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यहाँ कथन अर्बन के द्वारा दिया गया कथन है। नेशनल एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जिमर्न है। याद रखिएगा, नेशनल एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जिमर्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है इसका मूल अर्थ होता है धर्म से स्वतंत्र। सभी शिक्षकों का उद्देश्य मानव निर्माण है। मानव शब्द मानवीय गुणों का घोतक है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? तो ये अनुच्छेद 24 के अनुसार रोक लगाई गई है। कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर अनुच्छेद 24 के अनुसार रोक लगाई गई है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 25 अगस्त 2005 को हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, याद रखिएगा, 25 अगस्त 2005 को। अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया? तो ये थ्रस्टन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन थ्रस्टन के द्वारा किया गया। थ्रस्टन ने अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो उन्होंने युग्म तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था थ्रस्टन ने अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए। दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जो दंड का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों वो प्रतीकार्थक सिद्धांत है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और अच्छी भावना क्या कहलाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव कहलाता है। याद रखिएगा, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और अच्छी भावना अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव कहलाता है। सहानुभूति का अर्थ है, तो यहाँ पर सहानुभूति का अर्थ होता है अच्छा अनुभव करना। विद्यार्थी का तनाव से दूर रखने के लिए कैसी शिक्षा दें? तो इसके बारे में आपको शुरू वाले प्रश्न में ही बता चुका हूँ। जीवन कौशल जैसी शिक्षा दें विद्यार्थी को तनाव से दूर रखने के लिए। प्रणोद न्यूनता का अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हल के द्वारा दिया गया है। प्रणोद न्यूनता का अभिप्रेरणा सिद्धांत। पलायनवाद मूल प्रवृत्ति का संवेग है, तो वो भय है जिसे हम डर भी कहते हैं। याद रखिएगा, पलायनवाद मूल प्रवृत्ति का संवेग भय है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने 7 कार्य बताए हैं लूथर गुलिक ने प्रबंधन के। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कोर्ब का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था और इन्होंने 7 कार्य बताए हैं प्रबंधन के। ये याद आपको रखना है। ज्ञानवाणी का प्रसारण कब शुरू किया गया? तो ये 1 मार्च 2000 को किया गया था ज्ञानवाणी का प्रसारण। शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यहाँ किसने कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय कॉपीराइट एक्ट कब पास हुआ? तो ये हुआ था 1957 में। याद रखिएगा, भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में पास हुआ था। धर्मनिरपेक्षता किसके चयन में स्वतंत्रता देती है? तो ये है धर्म। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता धर्म में स्वतंत्रता देता है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा किसने दिया था? तो ब्रूम के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? तो नेतृत्व के 3 प्रकार है। याद रखिएगा, नेतृत्व के कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व व अहस्तक्षेपी नेतृत्व। याद रखिएगा, नेतृत्व के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में मुखिया के रूप में शिक्षक को कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी की कक्षा में मुखिया के रूप में आपको बताना है कि आप शिक्षक को क्या कह सकते हैं। तो हम नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। विश्व के सभी देशों का एक दूसरे का हित चाहना कौन सा मूल्य है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। NCERT ने कितने मूल्य माने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, इन्होंने 83 मूल्य माने हैं। NCERT ने 83 मूल्य माने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। किसी भी वस्तु को ना चुराना कौन सा मूल्य है? तो ये अस्थायी मूल्य है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को ना चुराना ये किस प्रकार का मूल्य है? तो ये अस्थायी मूल्य है। वैल्यू शब्द निकलता है, तो ये वलेर से निकलता है वैल्यू शब्द।
नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। व्यावसायिक नैतिकता पर विरोधी विचार किसने किया है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक नैतिकता पर विरोधी विचार किसने किया है? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया है। मानवीय मूल्य प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मानवीय मूल्य प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दंड की सबसे पुरानी ज्ञात विधि कौन सी है? तो ये हम्मुराबी विधि संहिता है। याद रखिएगा, दंड की सबसे पुरानी ज्ञात विधि कौन सी होगी? हम्मुराबी विधि संहिता होगी। व्यक्तित्व के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रेरणा। याद रखिएगा, व्यक्तित्व के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को प्रेरणा कहते हैं। कोई एक जन्मजात प्रेरक लिखिए। जो जन्मजात प्रेरक है उसके बारे में पूछा गया है तो आप भूख लिख सकते हैं। भूख एक जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आता है। जब तक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसके अपवाद ना आने दो, यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परिभाषा है। तो ये जेम्स का कथन है। इनका कहना है कि जब तक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसके अपवाद ना आने दो, यह कथन जेम्स के द्वारा कहा गया है। जब कोई ऐच्छिक कार्य बार बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदत कहते हैं। जब कोई ऐच्छिक कार्य को हम बार बार करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आदत कहेंगे। हॉरेंस एवं मेन के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हॉरेंस और मेन के अनुसार बताना है, तो राइट आंसर आपका होगा बुराई को रोकना। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हर्जवर्ग है। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा हर्जवर्ग। याद रखिएगा। वोल्फ एवं कॉफमैन, थोड़ा प्रश्न यहाँ पर मिस हुआ है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। वोल्फ एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। एक बार फिर प्रश्न को दोहरा देता हूँ। वोल्फ एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा के अंग्रेजी समानार्थी मोटिवेशन शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये मोटिव शब्द से हुई है। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के अंग्रेजी समानार्थी मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तो यहाँ पर पूछा गया है किस शब्द से हुई है? तो ये मोटिव शब्द से हुई है। बाल अपराध विज्ञान के जनक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये सीजन लोम्ब्रेसो है। बाल अपराध विज्ञान के जनक। मानव जीवन की शुरुआत शारीरिक आवश्यकताओं से होती है पर अंत आत्मा सिद्धिकरण से होता है। यहाँ किसके सिद्धांत के अनुसार सच है? तो ये मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार सच है। जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन या विकासशील व्यवहार का नजरिया है जिसका उद्देश्य जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, दृष्टिकोण एवं कौशलों के बीच संतुलन करना है। यहाँ परिणाम किसने दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो परिणाम दिया है ये यूनिसेफ द्वारा दिया गया है। अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को समझना कौन सी जीवन कौशल है? तो वह है स्वजागरूकता। याद रखिएगा, अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को समझना स्वजागरूकता जीवन कौशल है। बेसिक शिक्षा में किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो यह है जीविकोपार्जन की समस्या। याद रखिएगा, बेसिक शिक्षा में जीविकोपार्जन की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा निर्माण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा निर्माण के लिए जो गठित समिति की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा की गई थी। गांधी जी ने शिक्षा में किस विषय को महत्व दिया था? तो उन्होंने हस्तशिल्प की जो शिक्षा है उसको महत्व दिया था गांधी जी ने। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश एवं समाज के हित के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है? तो ये प्रौढ़ व्यक्तियों को। देश एवं समाज के हित के लिए प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1940 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना। संवेगों को जानने का सर्वोत्तम ढंग या फिर उपाय क्या है? तो ये है मुखाभिव्यक्ति। याद रखिएगा, संवेगों को जानने का सर्वोत्तम ढंग या फिर उपाय मुखाभिव्यक्ति है। किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह क्या कहलाता है? तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। याद रखिएगा, किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क कहलाता है।
भारतीय दर्शन में कुल कितने मूल्य हैं? तो यहाँ पर जो भारतीय दर्शन में मूल्य बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन में कुल 4 मूल्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन में कौन सा परलौकिक मूल्य माना जाता है? तो ये है मोक्ष। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन में मोक्ष परलौकिक मूल्य माना जाता है। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय करता है। भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो ये 1986 को हुई थी। भारत में 1986 को व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो जीवन कौशल शिक्षा मन के डर, क्रोध और चिंता भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 1956 में की गई थी। याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला कहलाती है। तो वो जीवन कौशल है। याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला जीवन कौशल कहलाती है। अगला प्रश्न है, थॉमस डोनाल्डसन ने व्यावसायिक नैतिकता में किस सिद्धांत को अपनाया था? तो उन्होंने सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को अपनाया था। भावात्मक समझ का मूल अर्थ क्या है? तो यहाँ पर भावात्मक समझ का मूल अर्थ अन्य लोगों को समझना है। किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रकृति है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। ये मैकडूगल का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, प्रतीकार्थक सिद्धांत है। प्रेरणा छात्रों में किन भावनाओं को उत्पन्न करती है? तो ये अनुशासन की भावना को उत्पन्न करती है प्रेरणा छात्रों में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो ये हुआ था 25 सितंबर 1985 को। याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन 25 सितंबर 1985 को हुआ था। भूख, सोना और प्यास ये किस प्रकार के प्रेरक है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जन्मजात प्रेरक कौन सा एक है। उसमें मैंने आपको भूख बताया था। भूख के साथ साथ सोना और प्यार करना, ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। RTE एक्ट 2009, जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी कहा जाता है, ये देश में कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTE एक्ट 2009। किस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये कोठारी आयोग ने की थी। याद रखिएगा, कोठारी आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो ये भारतीय संविधान के 350A अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद 351 करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहन अनुच्छेद 351 करता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत कितनी आयु वर्ग तक के लोगों को शिक्षा दी जाती है? तो ये 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोगों को शिक्षा दी जाती है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत। किसने समूचे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समूचे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया। NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है NCERT का मुख्यालय। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी 1901 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सुझाव दिया था नवोदय विद्यालय की स्थापना का। नवोदय विद्यालय में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो ये कक्षा 5 से जो ऊपर कक्षा होती है, कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं नवोदय विद्यालय में। याद रखिएगा, ये तो आपको सभी को पता होगा। किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों एवं वयस्कों के तन, मन तथा आत्मा का विकास करना है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये गांधी जी के द्वारा कहा गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, यहाँ किसने कहा? तो ये आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा
कहा गया। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 120 प्रश्न मिलेंगे। किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया है? तो ये हर्टांग समिति ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्नों को याद कर लेना है कि किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया है। तो ये हर्टांग समिति ने किया है। तो यहाँ पर आपके जो आज के 120 प्रश्न थे उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को वीडियो पसंद आया हुआ, तो आपको लाइक करना है और सभी को बिना शेयर करे ना जाना है। सभी अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप है आपके पास में, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो के लाभ ले सके। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।